नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज 18th डे हो गया है जब हम नॉर्सेट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो नॉर्सेट मेंस जैसे कि बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो कोई भी चीज़ आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। आप अपने आप पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। और आज की वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि नए क्वेश्चंस के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नॉर्सेट में वो भी मैंने लिए हैं। आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके के सिनेरियो बेस्ड वहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो मल्टी लाइनर्स हैं वो जनरली कम ही होंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो इसीलिए मल्टी लाइनर्स का मतलब 5-6 लाइन के जो क्वेश्चन होंगे इतने लंबे तो नहीं आने वाले हैं। आएंगे तो एक आधा ही आएगा, सारे क्वेश्चंस इतने लंबे नहीं आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी आप देख लीजिएगा इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उनको थोड़ा सा भी बेनिफिट लग रहा है वीडियो का, तो आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और जिन्होंने कर रखा है वो लाइक कमेंट करके इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए, a child is scheduled for sonogram at 36 week gestation. Shortly before the test, she tells the nurse that she has severe abdominal pain है, 36 वीक्स की प्रेगनेंसी है, ठीक है। और असेसमेंट रिवील कर रही है कि हैवी वजाइनल ब्लीडिंग है, बीपी ड्रॉप हो गया है, पल्स रेट इंक्रीज हो गई है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स सस्पेक्ट? अब ये सारी चीज क्या जो शो कर रही हैं, ड्रॉप इन बीपी, हाइपोवोलेमिया शो कर रही हैं ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। हाइपोवोलेमिया की वजह से ही क्या हो रहा है, टेकीकार्डिया हो रहा है, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो होगी कि क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। हो क्यों रही है? क्योंकि क्या आप सस्पेक्ट करोगे हाइड्रेटिफॉर्म मोल। हाइड्रेटिफॉर्म मोल जो है 36 वीक तक नहीं खिंचता है, उससे पहले ही डिटेक्ट हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वेना केवल सिंड्रोम, वेना केवल सिंड्रोम में ब्लीडिंग नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होती है, लेकिन कैसी ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में? पेनलेस, तो ये भी नहीं होगा। पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग के साथ जो ब्लीडिंग हो रही होगी वो होगी कंप्लीट एब्रप्शो प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से हटने लग जाता है, तो जो वैसोस्पाज्म होता है वो पेन कॉज कर रहा है और सीवियर ब्लीडिंग कॉज कर रहा है। अब क्या क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं? जनरली जो सबसे ज्यादा बात करते हैं कि जो सबसे मेन कारण होता है इसका, वो होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज द मेन कॉज। ये क्या करता है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, वेजोस्पाज्म होता है। देखो हो क्या रहा है एब्रप्शो प्लेसेंटा में कि यहाँ जो प्लेसेंटा लगा था अब उसकी प्री मैच्योर सेपरेशन हो गई है, टाइम से पहले प्लेसेंटा अपनी जगह से हट गया, जिसकी वजह से जो पीछे के स्पेसेस थे ये एकदम से रप्चर कर गए हैं और बहुत ही भयंकर ब्लीडिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो इसका कारण क्या होता है, PIH में क्या होता है, वेसोस्पाज्म होता है। इस तरीके से वेसल जो है स्पाज्म प्रोड्यूस करते हैं, स्पाज्म प्रोड्यूस करने से ये यहाँ से छूटने लग जाता है और प्लेसेंटा की प्री मैच्योर सेपरेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्रप्शो प्लेसेंटा बोलते हैं। बहुत ही जल्दी मैनेज करना होता है, ठीक है। मदर एज वेल एज चाइल्ड दोनों को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ये साइन, तो ये साइन है कंप्लीट एब्रप्शो प्लेसेंटा, डी। नेक्स्ट ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट मैनेजमेंट टू रिस्टोर बीपी एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन इन अ क्लाइंट विद मल्टीपल फ्रैक्चर एंड फ्लूइड लॉस विल बी। अगर किसी को जो है मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं, फ्लूइड लॉस हुआ है, तो कौन सा सबसे बेटर फ्लूइड जो है वो रहेगा? ऑप्शन ए RL इन्फ्यूजन, बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी NS नॉर्मल सलाइन एंड डी डेक्सट्रोज। यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में, या फिर बर्न की भी कंडीशन अगर ले लूं, ठीक है, बर्न हो गया या इमरजेंसी जहां पे आ गई है, वहां पे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस देना सबसे बेस्ट कंसिडरेशन रहती है, ताकि जो है नॉर्मल इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड की पूर्ति की जा सके। जनरली क्या होता है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड की शिफ्टिंग होती है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि ओस्मोलैरिटी क्या होता है, कि फ्लूइड जो है वो मूव करता है कहां से, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से कहां की तरफ, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो
अगर ये इंट्रावेस्कुलर की बात है, ये इंट्रासेल्युलर स्पेस है, अगर हम कैसा सॉल्यूशन देंगे, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, लो सोल्यूट, ठीक है। अगर लो सोल्यूट दिया है तो मैंने क्या बताया, कहां से कहां मूव करता है, लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ, तो फ्लूइड जो है वो सेल्स के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। और हाइपरटोनिक में इससे उल्टा होगा, सेल्स का फ्लूइड सारा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो बिना जाने पहचाने अगर हमें कोई भी फ्लूइड देना है और जो शॉक वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आइसोटोनिक, क्योंकि यहाँ पे सेल से इंट्रावेस्कुलर या इंट्रावेस्कुलर से इंट्रासेल्युलर स्पेस में फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं होती है, सिर्फ जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कम हो गया है उसकी पूर्ति यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो RL इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू बी इन्फ्यूज्ड, सो ए रहेगा राइट आंसर। ये नॉर्सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहां पे आएंगे, 2 लाइनर्स और मैक्सिमम 3 लाइनर्स क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, a client at 37-week gestation is admitted to birthing unit from emergency department. She had arrived by ambulance following a motor vehicle accident. Vitals है, BP 90/60 है, पल्स इंक्रीज हो गई है, रेस्पिरेशन इंक्रीज है और शार्प एब्डोमिनल पेन जो है पेशेंट फील कर रहा है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी, अभी क्या बताया है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछी गई है, तो सबसे पहले आप क्या इंटरवेंशन करेंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो अगर मदर के वाइटल्स ऑल्टर कर रहे हैं तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि बच्चा भी जो है वो इमीडिएट डेंजर में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़िए, अपना अप्लाई एन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल सिजेरियन बर्थ, then draw blood for a type and cross match and D assess the amount of vaginal bleeding। सब कुछ करेंगे लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, फीटल मॉनिटरिंग के लिए देखेंगे कि बच्चा जो है वो स्वस्थ है या नहीं है। सिजेरियन बर्थ के लिए प्रोसीड करने से पहले फीटस का स्वस्थ होना जरूरी है, तो पहले फीटस की जो है हेल्थ असेस करेंगे कि फीटस इज ओके और नॉट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी की बात होगी वो फीटल मॉनिटरिंग रहेगी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर, सो ए इज द करेक्ट आंसर। Next, a client who had severe abruptio placenta asked the nurse why there was so much bleeding. What would the nurse consider is the cause of heavy bleeding before responding in language the client will understand? Abruptio placenta हुआ तो पेशेंट पूछ रहा है इतनी हैवी ब्लीडिंग क्यों हुई मुझे, तो नर्स जो है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी कि क्या कारण हुआ तुम्हारी हैवी ब्लीडिंग होने का। ऑप्शन ए पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया नहीं है, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, WBC का काउंट बढ़ जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, ठीक है, वो पॉलीसाइथीमिया होता है। तो यहाँ तो क्या हुआ, ब्लड निकल गया और ब्लड में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मेनली क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो ब्लड को रोकने के लिए जो सबसे फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, फिब्रिनोजेन बनता है एज अ क्लॉटिंग प्रोसेस। तो जब पूरा ब्लड ही निकल गया उसके साथ साथ सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी निकल गए, जब क्लॉटिंग फैक्टर निकल गए हैं तो बॉडी में इतने क्लॉटिंग फैक्टर बचे ही नहीं है कि क्या कर सके, ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके, इसलिए क्या हो रही है, बहुत ही रिकरेंट ब्लीडिंग जो है बॉडी में हुई जा रही है। तो कारण क्या हुआ, ये हाइपोफिब्रिनोजेमिया की फिब्रीन की जो फिब्रीन है नॉट फिब्रिनोजन, फिब्रीन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो फिब्रीन है उसकी अमाउंट ब्लड में क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। हाइपरग्लोबुलिनीमिया नहीं होगा क्योंकि ब्लड निकल गया है तो जो है प्रोटीन्स भी निकल गए हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स तो नॉर्मल थे, जो मेनली क्लॉटिंग वाली चीज आती है वो क्या आती है, फिब्रीन आती है, ठीक है। तो जब फिब्रीन ऑप्शन दिया है तो फिब्रीन इज द बेस्ट ऑप्शन टू चूज, तो डी राइट आंसर होगा। Next, a nurse is reviewing the obstetric history of the client who had abruptio placenta. What prenatal condition does the nurse expect the client to have had? कि यही एब्रप्शियो प्लेसेंटा हुआ है तो कौन सी प्रीनेटल कंडीशन उसको हुई होगी, मैंने आपको बताया था पहले, कार्डियक डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। कार्डियक डिजीज में जनरली नहीं होता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, हाइपरथायरॉयडिज्म भी रिलेटेड नहीं है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। सबसे मेन कोज क्या है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्योंकि ये क्या कोज करता है, वेजोस्पाज्म कोज करता है और प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है, तो सी राइट आंसर होगा। Next, in a noisy room, a sleeping newborn initially startles and has rapid movement but soon goes back to sleep. What is the most appropriate nursing action?
एक नॉइजी रूम है जहाँ बच्चा सो रहा है और एकदम से बच्चा क्या कर रहा है, चौंक रहा है, स्टार्टल कर रहा है, ठीक है, तो रैपिड मूवमेंट और फिर बाद में अपने आप दोबारा से सो जाता है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन रहेगा? ऑप्शन ए एक्सेप्ट द इन्फेंट बिहेवियर, बी असेस द इन्फेंट्स वाइटल साइन, सी टेस्ट द इन्फेंट्स एबिलिटी टू हियर एंड डी स्टिमुलेट्स द इन्फेंट रेस्पिरेशन। अब अगर आपको पता है कि ये क्या है, मोरोज रिफ्लेक्स है या फिर क्या है, स्टार्टल रिफ्लेक्स है, जो जनरली 3 से 4 महीने तक बच्चे में प्रेजेंट होता है, उसके बाद चला जाता है। जहां पे एकदम से शोर होता है तो क्या करता है बच्चा, एक्सटेंड करता है अपने हाथ, जो है एक्सटेंशन होती है, और उसके बाद जो है एक्सटेंशन और एडक्शन होती है, उसके बाद जो है फ्लेक्शन और एबडक्शन होती है कि बाहर की तरफ हाथ निकलता है, और उसके बाद क्या करता है, टुवर्ड्स द बॉडी मूवमेंट हो जाती है, एडक्शन होता है। तो ये है मोरोज और स्टार्टल रिफ्लेक्स, ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है, तो ये एक्सेप्ट द इन्फेंट बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल इन न्यूबॉर्न। Next, which should the nurse explain to new mother will be delayed until her newborn is 36 to 48 years old? इनमें से क्या जो है 36 से 48 घंटे तक क्या करना है, डिले करना है? ऑप्शन है विटामिन के इंजेक्शन, बी टेस्ट फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल, सी टेस्ट फॉर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एंड डी स्क्रीनिंग फॉर फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब क्या है, विटामिन के इंजेक्शन तो बर्थ पे ही दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि इंटेस्टाइन कैसी होती है, स्टेराइल होती है, और उसमें विटामिन के प्रोड्यूस करने की एबिलिटी अभी नहीं होती है। कौन से बैक्टीरिया विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, जब मैंने पढ़ाया था बताया था, इकोलाई इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वो विटामिन के जो है वो बनाने में हेल्प करता है। अब ये तो एट बर्थ दे देते हैं, उसके लिए 36 से 48 घंटे वेट नहीं करना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी जनरली हम एट बर्थ पे ही जल्दी से ही चेक कर लेते हैं, उसके लिए भी इतना लंबा वेट नहीं करते। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस चेक नहीं कर सकते हैं, ये जनरली प्री टर्म बच्चों में होती है कि उनकी इंटेस्टाइन कैसी होती है, नेक्रोटाइज्ड हो जाती है, तो ये बाद में जो है सिम्टम्स के आधार पे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो सिम्टम्स आते हैं उसके आधार पे पता लगता है, ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। ये स्क्रीनिंग फॉर फिनाइलकीटोन्यूरिया ये करेंगे। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है, एक जो फिनाइलनिन एक अमीनो एसिड होता है, फिनाइलनिन, जो कि हमारी बॉडी क्या कर देती है, बच्चे की बॉडी 36 से 48 घंटे में इनफ सिक्रेट कर देती है। अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होता है, ठीक है, अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होता है तो वो जो है क्या कर सकता है, मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज कर सकता है और हिपैटिक डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकता है। तो ये इतने घंटे वेट करने का यही कारण है, ये देखने के लिए कि बॉडी इतना सिक्रेट कर चुकी हो और उसका मेटाबोलाइज होके वो नॉर्मल लेवल पे हो। अगर वो हाई होगा, इसका मतलब क्या है कि बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर रही है और उसको फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो है। तो ये फिनाइलकीटोन्यूरिया के लिए स्क्रीनिंग करने के लिए हमें 36 से 48 घंटे का वेट करना जरूरी है। समझ गए आप बात? उसको वेट करना है कि बॉडी इतना सिक्रेट कर दे ताकि जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट हो जाए, और मेटाबॉलिज्म ही हमें देखना है कि फिनाइलनिन जो अमीनो एसिड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मेटाबोलाइज हो रहा है बॉडी में या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिनाइलकीटोन्यूरिया को क्या कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं। और फिनाइलकीटोन्यूरिया बच्चों में अगर अर्ली रूल आउट होते हैं तो मेंटल रिटार्डेशन जैसे कंडीशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये भी देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अ नर्स ऑन पिक्कू एडवाइज टू गिव 400 ml फ्लूइड on 8 hours, drop factor 60 drop per minute. How will run this, a nurse will run this fluid at what flow rate? अब आप फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड, जितना फ्लूइड देना है ml में, इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन मिनट्स। तो यहाँ पे कितना देना है, 400 ml देना है फ्लूइड, ड्रॉप फैक्टर कितना है, 60 है, और अगर हम 8 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 60 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 50 ml, 50 ड्रॉप्स पर मिनट जो है वो देना है उसको। तो ये सी ऑप्शन रहेगा।
Next, a nurse is teaching breast cancer to a client, breast care to a client who is breastfeeding. Which client statement indicates that teaching was effective? एक जो है नर्स टीच कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की इंडिकेट करेगी कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव है? ऑप्शन ए, आई शुड ड्राई माई निपल्स आफ्टर ईच फीडिंग. बी, माइल्ड सोप इज अप्रोप्रिएट फॉर वॉशिंग माई ब्रेस्ट. C, my breastpad should be lined with plastic shields. And D, I will remove the brazier before I go to the bed. अब यहाँ पे जो है ए स्टेटमेंट ठीक होगी, क्योंकि जो ब्रेस्ट है उसको आफ्टर फीड जो है ड्राई करना है, ताकि जो मॉइस्चर से क्या ना हो, स्किन एक्सकोरिएशन ना हो. ठीक है, तो ड्राइनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये पेशेंट को टीच करना है. अगर पेशेंट ने ये अंडरस्टैंड कर लिया है, इसका मतलब टीचिंग वॉज इफेक्टिव. तो ए राइट आंसर होगा. Next, a nurse is assessing a newborn for sign of hyperbilirubinemia, pathological jaundice. ठीक है, what clinical finding confirms this complication? Pathological jaundice की बात हो रही है. Option A, neurological sign during first 24 hours. B, muscular irritability within first hour. C, jaundice developing between 12 and 24 hours, and jaundice developing between 48 to 72 hours. अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है कि जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर. तो यहाँ सी करेक्ट आंसर होगा. 24 घंटे के अंदर अगर जॉन्डिस हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल है. अगर वो 48 से 72 घंटे में हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, और वो नॉर्मली ठीक हो जाता है. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने का क्या कारण होता है कि बच्चे के आरबीसी क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. वो नॉर्मल आरबीसी नहीं होते हैं. वो उनको नॉर्मलाइज होने के लिए वो ज्यादा अमाउंट में टूटने लग जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको अडल्ट आरबीसी के बराबर जो है वो अपना साइज अचीव करना है. तो जिसकी वजह से वो क्या है, बिलिरुबिन ज्यादा सिक्रेट होता है, उसकी वजह से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है. अब यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल साइंस आएंगे, लेकिन वो बहुत लेट आते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि कितना बिलिरुबिन लेवल था. तो ये नहीं होगा. मस्कुलर इरिटेबिलिटी भी नहीं प्रेजेंट होती है. और ये 42 तो ये कौन सा है, फिजियोलॉजिकल है. यहाँ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस पूछा गया है, तो पहले 24 घंटे के अंदर जो जॉन्डिस हो रहा है वो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, सी. नेक्स्ट, अ नर्स मस्ट मीट द हाइड्रेशन नीड ऑफ अ प्रीटर्म इन्फेंट. व्हाट शुड द नर्स कंसीडर अबाउट द प्रीटर्म्स इन्फेंट किडनी फंक्शन? अभी प्रीटर्म जो बच्चा होता है ना, उसके सारे ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मैच्योर होते हैं, इंक्लूडिंग किडनी. अब मैच्योर किडनी का क्या काम होता है? जो मैच्योर किडनी होती है उसमें क्या होता है, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसका क्या काम होता है, वो यूरिन को क्या करती है, कंसंट्रेट करती है. मतलब कि पानी को बॉडी में क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर को, और फिर यूरिन को कंसंट्रेट करके बाहर निकालती है. लेकिन जब किडनी मैच्योर नहीं होती है, जब प्रीटर्म की बात करें, तो ना तो किडनी मैच्योर है और ना ही उसकी जीएफआर इतनी अच्छी है, तो वो क्या करेगी, यूरिन को कंसंट्रेट नहीं करेगी, और जितना दिया वो सारा बॉडी से निकल जाएगा. तो जिसकी वजह से ये बच्चे कैसे हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो एब्जॉर्प्शन वाली पावर है वो नहीं हो रही है. तो यहाँ पे क्या है, क्या कंसिडर करेगी नर्स? ऑप्शन ए, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन आर एक्सक्रेटेड. यस, ये होगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन क्यों जा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, इट इज सेम एज इन फुल टर्म न्यूबॉर्न. सेम तो नहीं होती है, प्री मैच्योर रहती है. यूरिन इज कंसंट्रेटेड, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होता, डाइल्यूटेड होता है, सारा निकल जाता है बॉडी से. एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आर एडिक्वेटली मेंटेन्ड. जब सारा ही निकल गया है तो एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, क्योंकि बच्चे का तो सारा ही जो है वो डिहाइड्रेटेड वाली कंडीशंस हो रही हैं. तो ए करेक्ट आंसर होगा. Next, a nurse is teaching parents about why most children should be immunized against varicella and why some receiving special medication should not. Which medication should be included in the decision? अब नर्स जो है पेरेंट्स को बता रही है कि सभी बच्चों को वेरिसिला जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वो देनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं देनी चाहिए जिनको स्पेसिफिक टाइप की मेडिकेशन चल रही हो. कौन सी मेडिकेशन? ठीक है, ऑप्शन ए इंसुलिन, बी स्टेरॉयड, सी एंटीबायोटिक, एंड डी एंटीकन्वल्सेंट. अब वैक्सीन का नेचर देखिए, वैक्सीन कैसी है, वेरिसिला वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन कैसी है, लाइव वैक्सीन है. कभी भी लाइव वैक्सीन हम किनको नहीं देते, लाइव वैक्सीन नेवर एवर शुड बी गिवन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको हम लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं. लाइव वैक्सीन नहीं देने का क्या कारण है, क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे होते हैं, लाइव वैक्सीन में जो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं वो कैसा डाल रहे हैं, लाइव अटेन्यूएटेड डाल रहे हैं. तो
एंटीबॉडी बनाने की जगह वो क्या हो जाएगा, बॉडी उसको डिजीज फॉर्म में ले लेगी, ठीक है। अगर हमने ये दे दिया तो उसको चिकन पॉक्स ही हो जाएगा, ना कि एंटीबॉडी बनाएगी वो उसके अगेंस्ट। तो इसीलिए ऐसी कौन सी कंडीशन, कौन सी मेडिकेशन कॉज कर रही है, यहाँ स्टेरॉइड्स ही हैं जो कि कैसे होते हैं, इम्यूनिटी को डिप्रेस करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं ना, इम्यूनिटी सप्रेस करके काम करते हैं। तो इम्यूनिटी जब उन्होंने कम कर दी है तो लाइव वैक्सीन उनको नहीं देंगे, तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ पेरेंट आस्क अ नर्स हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन मीजल्स, मीजल्स को रुबियोला भी बोलते हैं, ठीक है, और जर्मन मीजल्स जिसको रुबेला बोलते हैं, ठीक है। What should the nurse tell the parent that how measles is different from rubella, ठीक है। रुबियोला मतलब measles is different from rubella, मीजल्स को रुबियोला बोलते हैं और रुबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों भाई बहन हैं, इनके नाम एक दूसरे के पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे मीजल्स अलग है रुबेला से? ऑप्शन ए, हाई फीवर एंड कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट देखते मीजल्स को टिक कर दो, ठीक है। हाई फीवर भी होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स भी होते हैं, बक्कल म्यूकोसा पे क्या हो जाते हैं, व्हाइटिश कलर के जो है जैसे ओरल सोर्स होते हैं, इस तरीके के कॉप्लिक स्पॉट्स हो जाते हैं। और जो मीजल्स के रैशेज है वो कहाँ से शुरू होते हैं, फेस से शुरू होते हुए बॉडी को जो है कवर करते हैं, तो ये मीजल्स की बात है। और रैश ऑन द ट्रंक विद प्लूराइटिस, ये ट्रंक में बाद में जाते हैं, ठीक है। ये रुबेला में जनरली होता है कि ट्रंक को कवर करते हैं और एक्सट्रीमिटीज को कवर करते हैं। देन नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड फॉलोड बाय रैश। तो ये सारे सिम्टम्स जो है कोल्ड वगैरह ये इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं मीजल्स में। मीजल्स में यही प्रेजेंट होता है कॉप्लिक स्पॉट और हाई ग्रेड फीवर। अगर रुबेला की बात करें तो वहाँ फीवर लो ग्रेड रहता है कंपैरेटिवली, और रैश फेस से नहीं स्टार्ट होते हैं, बॉडी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, अ पेरेंट टेल अ नर्स दैट ईच मॉर्निंग आई ऑफर माई 2 साल का बच्चा है, उसको जूस ऑफर करता है, बच्चा बोलता है नो। What should I do because I know my child needs fluid? What strategy should the nurse suggest? अब जो है बच्चा नहीं ले रहा है तो कौन सी स्ट्रेटेजी जो है नर्स सजेस्ट करेगी? ऑप्शन ए, ऑफर द चाइल्ड अ चॉइस ऑफ 2 जूसेस, देन बी, डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड विद अ फेवरेट फूड, सी, ऑफर द चाइल्ड द ग्लास इन अ फर्म मैनर, एंड डी, अलाउ द चाइल्ड टू सी द पेरेंट्स गेटिंग एंग्री। बच्चे को एंगर नहीं दिखाना है, ठीक है। ऑफर करना है ग्लास फर्म मैनर में, बच्चे में काम नहीं आएगा। डिस्ट्रैक्ट करना है फेवरेट फूड से, फेवरेट फूड देने से क्या है, अभी तो क्या है फ्लूइड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ये भी नहीं होगा। ऑफर करना है, बच्चे को जो है चॉइसेस देते हैं जनरली, जो उनकी फेवरेट चॉइस होगी वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ मेजर डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ अ टॉडलर इन अचीवमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेरेंट टू डू देयर टॉडलर नीड फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की नीड है, ठीक है। जो एरिक्सन की स्टेज थी उसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, वो किस स्टेज में आता है, टॉडलर में आता है, ठीक है। टॉडलर, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम का क्या मतलब है कि ये टॉडलर होते हैं जो ये क्या कोशिश करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप करने की कोशिश करते हैं। तो हमें उनको क्या देनी चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए, करने देना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोर करके ही उनको चीजें करनी आएंगी। तो अगर ऑटोनॉमी आ जाती है तो ठीक है, और अगर हम उनको रोकते हैं, टोकते हैं, नहीं करने देते तो एक सेंस ऑफ शेम डेवलप होती है उनके अंदर, ये एरिक्सन बोल रहा है। और ये किस स्टेज में होती है, टॉडलर में। जैसे शुरू में उसने इन्फेंसी में बोला था क्या, कि इन्फेंसी में क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, कि अगर जो है केयर गिवर अच्छे से बच्चे की केयर कर रहा है तो उसको एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि जो उसके सराउंडिंग लोग हैं वो बहुत ट्रस्ट वर्दी हैं, अदरवाइज जो है मिसट्रस्ट की ओर बच्चा जाता है। तो इस तरीके से उसने अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज की दी है। यहाँ पे जो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम दिया हुआ है उसने टॉडलर का। तो ये कह रहा है कि कौन सी नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी पेरेंट्स को उसकी टॉडलर के ऑटोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन ए, टीच द child to share with others, then B, help the child to learn society rules, then C, teach the child to accept external limits, and D, help the child to develop internal control। अब जो है बच्चे को ये सिखाना है
कि उसको एक्सप्लोर करने देना है, लेकिन लिमिट सेट करके। इतना भी नहीं एक्सप्लोर करने देना कि बच्चा अपना नुकसान कर ले, चोट लगवा ले, कुछ कर ले। तो यहाँ पे ये रहेगा कि बच्चे को टीच करना है कि एक्सटर्नल लिमिट्स क्या है और कहाँ तक उसको सीखना है। तो ये एक ऑटोनॉमी की सेंस जो है बच्चे में डेवलप करेगा। तो सी करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा taking food correctly as per her diet plan, but there was no increase in weight. What will be the nursing intervention for the above patient? एक पेशेंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा का। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले लोग कैसे होते हैं? नो ईटिंग, खाना नहीं खाते हैं, बहुत फिगर कॉन्शियस होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, और इस तरीके का जो है पेशेंट को रहता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है और वो करेक्टली डाइट प्लान के अकॉर्डिंग फूड भी ले रहा है, लेकिन कोई जो है वेट गेन नहीं ऑब्जर्व कर रहा है। तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी? ऑप्शन ए, ऑब्जर्व पेशेंट वाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर 2 hours. बी, इंक्रीज कैलोरी ऑफ फूड फ्रॉम 1500 to 2000. सी, एड विटामिन टेबलेट. एंड डी, एंगेज देम इन अदर एक्टिविटी। अब इन पेशेंट्स का क्या है, हो सकता है खाना खा लिया हो और उसके बाद क्या कर दी हो, वॉमिटिंग कर दी हो, पर्जिंग कर दी हो। तो इसलिए इनको 2 घंटे तक ऑब्जर्व करना है ताकि जो खाना है वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, तब तक जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने हो मिल चुके हों। बाकी जो ऑप्शंस है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, a 8-year-old child with cerebral palsy is admitted to the hospital for tendon lengthening procedure. After the surgery, the parents ask a nurse why their child must wear braces and shoes at least 12 hours a day even while in bed. How should the nurse respond? अब जो सेरिब्रल पाल्सी है उसमें क्या होता है, स्पास्टिसिटी होती है मसल्स की। बच्चे में जो है मस्कुलर डिफॉर्मिटी होती है, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशंस जो है बच्चे में प्रेजेंट होते हैं। अब जो एक सर्जरी हुई है कि टेंडन जो है, टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर हुआ है, और पेरेंट पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे को बेड में लेटे लेटे भी ब्रेस क्यों पहनना है और शूज क्यों पहनना है। ऑप्शन ए, एम्बुलेशन कैन बी एनकरेज्ड एज सुन एज पॉसिबल। एम्बुलेशन इतनी जल्दी एनकरेज नहीं करते इन बच्चों का, धीरे धीरे जो है इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि ये इनको बहुत ही केयर की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत स्पास्टिक होती है इनकी मसल, बहुत ही वीक होती है कि जान ही नहीं है मसल्स में इस तरीके का। दे मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट एंड हेल्प फुट ड्रॉप। यस, ये ऑप्शन होता है कि जो ब्रेस पहनने के लिए बोलते हैं, फुट और शूज पहनने के लिए बोलते हैं ताकि फुट जो है वो मेंटेन रह पाए, फुट ड्रॉप ना हो। ठीक है, फुट ड्रॉप ना हो, और वो क्या करता है, अलाइनमेंट मेंटेन करता है। They stretch your child ligament and strengthen muscle tone. No, it help your child accept the physical constraint. Physical constraint of the condition इस तरीके से accept नहीं कराते हैं उसको और बांध के। ठीक है, यहाँ पे बेसिक पर्पस उसको अलाइन रखने का है और फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने का है। तो बी राइट ऑप्शन रहेगा। Next, what safety precaution should a nurse teach a child with diminished sensation in the legs बिकॉज ऑफ सेरिब्रल पाल्सी? सेफ्टी प्रिकॉशन की बात की गई है कि इनमें क्या है, सेरिब्रल पाल्सी में डिमिनिश्ड सेंसेशन हो गई है लेग्स में। ऑप्शन ए, टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर अ बाथ. बी, टाइटन ब्रेस्ट स्ट्रैप सिक्योरली बिफोर एम्बुलेटिंग. C, set the clock twice during the night to change position. And D, look down at the legs when crutch walking to determine how their position. ये तो बिल्कुल ही गलत है, नीचे देखने के लिए नहीं बोलते हैं क्रच वॉकिंग में, क्योंकि क्या है, डिसबैलेंस होके गिरने का चांसेस रहते हैं। क्लॉक सेट करने की जरूरत नहीं है कि पोजीशनिंग चेंज करनी हो, ऐसा कुछ इस कंडीशन में नहीं है कि पोजीशनिंग चेंजिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ब्रेस जो है टाइटन नहीं रखते हैं क्योंकि वो स्क्रीन को एब्रेड कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा लूजली फिट ही रखते हैं। टेस्ट करना होता है जिसकी भी डिमिनिश सेंसेशन है, क्योंकि क्या है, पानी का टेम्परेचर इनको पता नहीं लगता और अगर बर्न स्काल्डिंग जो है वो कॉज कर सकता है, तो इसीलिए जो है टेस्ट करना है टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर बाथ। ए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ फीमेल पेशेंट हैज कम विद फेशियल बर्न इंजरी इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन कॉन्शियस कंडीशन, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट? अब एक फीमेल पेशेंट है, फेशियल बर्न इंजरी के साथ आई है, कॉन्शियस है लेकिन, ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट रहेगा फॉर दिस पेशेंट? Option A, apply sulfasalazine and suggest to come after 7 days. B, admit the patient and start further treatment. C, open burn area in air.
डी अप्लाई सल्फासेलेजिन एंड सजेस्ट टू कम इन हॉस्पिटल आफ्टर 48 आवर्स। जब फेशियल इंजरी होती है, बर्न इंजरी, तो चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट को क्या भी हुआ हो, इनहलेशन इंजरी भी हुई हो। जब फेस जल गया तो हो सकता है कि जो फ्यूम्स हैं, जो हार्मफुल गैसेस जो बर्न से रिलीज हुई हैं, वो इनहेल भी पेशेंट ने कर लिया हो, तो उसके बाद क्या डेवलप कर सकता है, लैरेंजियल एडिमा वगैरह डेवलप कर सकता है, एयरवे नैरोइंग को डेवलप कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना होता है, एडमिट करना होता है फर्दर ऑब्जर्वेशन के लिए। फर्दर जो फेशियल बर्न इंजरी है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी पेशेंट को एडमिट करना है, प्लस ऑब्जर्वेशन पार्ट को इनको सोचते हुए भी पेशेंट को एडमिट करना है। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, after many episodes of otitis media, a 3-year-old child is to have myringotomy with tubes implanted surgically. What should the nurse include in the discharge preparation? myringotomy क्या होता है, जहाँ पे हम ईयर डर्म है ना, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसमें एक होल कर देते हैं ताकि जो मिडल ईयर में फ्लूइड भर गया है, ठीक है, जो मिडल ईयर में फ्लूइड भर गया है वो बाहर की तरफ क्या हो सके, ड्रेन हो सके। अब ध्यान रखिए कि ईयर डर्म में छेद है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी कि ईयर डर्म में पानी वानी चला जाए और इन्फेक्शन को क्या करेगा, और एग्रावेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कीप द चाइल्ड एट होम फॉर 1 वीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, बच्चा कैन प्ले। ठीक है, इंसर्ट ईयर प्लग ड्यूरिंग द बाथ, अप्लाई एन ऑइंटमेंट टू द ईयर कैनाल डेली एंड देन यूज कॉटन स्वैप्स टू क्लीन द इनर ईयर। डिस्चार्ज प्रिपरेशन में बोलना है कि ये ईयर प्लग्स ऐड करने हैं ताकि कान में पानी ना जाए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही रहती है कि कान का में पानी जो है इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है और वो मिडल ईयर तक चला जाएगा सीधा, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर में क्या कर रखा, छेद करा हुआ है। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, olanzapine is prescribed for a client with bipolar disorder, manic episode. What cautionary advice should the nurse give the client? अब जो है ओलेंजिपिन दिया है और कॉशनरी क्या एडवाइस देना है। ओलेंजिपिन जो है क्या कॉज करती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करती है, और किसी को भी जब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है तो उसको बोलते हैं कि स्लोली सिटअप होना है, बैठना स्लोली है, और जब उठ रहे हैं तो बेड के एज पे जो है 5 मिनट तक बैठिए, उसके बाद आपको उठना है, क्योंकि पोजीशनिंग चेंज में क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। डबल विजन नहीं होता है यहाँ पे, इंक्रीज सलाइवेशन ये भी प्रेजेंट नहीं होता है। उल्टा इसका कैसा इफेक्ट होता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, जो कि सलाइवेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये ओलेंजिपिन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट की तरह भी काम करता है। एम्प्टी स्टमक नहीं लेते, विद फूड जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ नर्स कंसीडर्स दैट ऑटिज्म इज अ फॉर्म ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। Which factor unique to autism differentiate it from other forms of PDD? परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है ऑटिज्म डिजीज के स्पेक्ट्रम में ही आता है। तो ऑटिज्म का ऐसा कौन सा चीज है जो परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से इसको अलग करता है। परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जनरली हमें एडवांस्ड एज में जो है वो पता चलते हैं, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 4 या 5 साल का। ऑटिज्म ऐसी चीज है जो कि हमें 2 साल ऑनवर्ड जो है वो समझ आने लग जाती है। तो यही चीज है इसकी जिसको अलग बनाती है कि इसका अर्ली ऑनसेट होता है 3 साल की एज से पहले। ठीक है, इवन 2 साल ऑनवर्ड्स जो है ऑटिज्म के साइंस को पहचानना शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस वे दिस डिफर्स फ्रॉम पीडीडी। बी has very less severe linguistic handicaps, is the only form that does not include seizures. Autism में seizures जो हैं 30 to 40% बच्चों को, ऑटिज्म वाले बच्चों को सीजर्स आते हैं। ठीक है, इट इज द ओनली फॉर्म दैट डज नॉट इंक्लूड मेंटल रिटार्डेशन, इट इंक्लूड। ठीक है, ऑटिज्म वाले बच्चे जो है चांसेस होते हैं कि वो मेंटल रिटार्डेशन की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। Next, for what most common characteristic of autism should a nurse assess a child suspected of having disorder? ऑटिज्म की बात है। ठीक है, ऑटिस्टिक बच्चे कैसे होते हैं, दूसरों के साथ नहीं खेलते, आई कांटेक्ट नहीं करते, अपने अपने में रहते हैं, सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, स्कूल में जाते हैं किसी से बात नहीं करते हैं,
खेलने के लिए ले जाओगे, एंजाइटी फील करते हैं, ऐसे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन ए, रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, दे डजंट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस जनरली। रेस्पॉन्ड टू फिजिकल कॉन्टेक्ट, ये बहुत एवर्जिव होते हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट तो इनको चाहिए ही नहीं होता, ठीक है, एवर्जन टू फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। सीम्स अनरेस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट, ये होता है कि एनवायरमेंट से अनरेस्पॉन्सिव होते हैं, इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन, किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते, ना बच्चे ना बड़े, ठीक है, ये ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। Next, a nurse is assessing a child suspected of having autism. At what age does the nurse determine that sign of autism initially may be evident? Autism के साइन इसमें से किस में एविडेंट है? ऑप्शन ए 2 years of age, B 6 years of age, C 6 month and D 1 to 3 month। अब ऑटिज्म के साइन जब आएंगे जब बच्चा बोलना शुरू करता है, बच्चा इंटरेक्ट करना शुरू करता है। ये कब होने लग जाता है? 2 साल की उम्र में ये जो जनरली होने लग जाता है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन शुरू कर देता है, अपने घर वालों को पहचान के हंसेगा, खेलेगा उनके साथ, ये 2 साल की उम्र का बच्चा कर लेता है। और 3 साल तक तो ये बहुत ही एविडेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्ले स्कूल में भी आजकल भेजने लग जाते हैं बच्चे को, तो वहां तो क्लियरली एविडेंट हो जाते हैं ये साइन। तो ये हाँ, ये 6 year ऑफ एज बहुत लेट है इसके लिए, 6 month इज टू अर्ली, 1 to 3 month इज टू अर्ली, यहाँ पे 2 years ऑफ एज इज द करेक्ट आंसर। तभी तो पता लगेगा कि बच्चा नहीं कर रहा है वो सारी एक्टिविटी जो उस एज के बच्चे को करनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर रहेगा 2 साल का। नेक्स्ट, फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेशन शुड अ नर्स ऑब्जर्व अ चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ऑटिस्टिक? कौन सी क्लिनिकल इंडिकेशन है? ऑप्शन ए, लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट, क्राइंग फॉर अटेंशन, कैटाटोनिक लाइक रिजिडिटी, एंगेजिंग इन पैरेलल प्ले। मैंने बताया था शुरू में आपको, आई कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, अटेंशन तो इनको चाहिए ही नहीं होती, इनको कोई चाहिए ही नहीं होता है, ठीक है। कैटाटोनिक ये नहीं होते हैं, अपने आप में लगे रहते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, कैटाटोनिक नहीं होते हैं। एंगेजिंग इन पैरेलल प्ले, पैरेलल प्ले का मतलब क्या होता है कि दूसरे बच्चों को देख के खेलना। मैं बोल रही हूँ कि इनको किसी से मतलब नहीं होता, खेलते हैं अपने आप में, खेलते हैं, किसी और का कोई नहीं देखना इन्होंने, तो पैरेलल प्ले में भी नहीं होते हैं। तो लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट इज द करेक्ट आंसर है। अगर आप ऑटिस्टिक बच्चे के फीचर्स समझ जाएंगे ना, सारे क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अब जब आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तो अब मेरा जो है आंसर को पॉज कर लीजिए, अपने दिमाग में आंसर सोचिए और फिर जो है ऑन करिए, देखिए आपका आंसर गलत नहीं होगा अगर आपने वो फीचर्स ध्यान से सुन लिए हैं तो, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, व्हेन प्लानिंग एक्टिविटी फॉर अ चाइल्ड विद ऑटिज्म द नर्स कंसीडर दैट ऑटिस्टिक चाइल्ड रेस्पॉन्स बेस्ट टू। ऑटिस्टिक चाइल्ड इनमें से सबसे बेस्ट किस में रेस्पॉन्ड करेगा? इतने क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑटिज्म का। और ऑटिज्म से है ना, मैं अगर अपनी समझ के अकॉर्डिंग बताऊं तो ऑटिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में कोई ना कोई, ठीक है। अब नहीं आए तो नहीं आए, वो नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ मोस्टली पेपर्स में ऑटिज्म कवर होता है, ठीक है। तो आपको उसका बेसिक नेचर समझ लेना है, कोई भी क्वेश्चन आप ध्यान से कर, आराम से कर लेंगे। ऑप्शन ए, लाउड चीयरफुल म्यूजिक नहीं पसंद होता इन बच्चों को, ठीक है। लार्ज ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप तो मतलब ही नहीं। इंडिविजुअल्स इन स्मॉल ग्रुप, कोई ग्रुप का मतलब नहीं, कोई नहीं चाहिए होता है। डी, देयर ओन सेल्फ स्टिमुलेटिंग एक्ट, यस ये चाहिए होता है, अपने आप ही कुछ कुछ करते रहते हैं, अपने हाथ पैर रगड़ते रहते हैं इधर उधर, इस तरीके की एक्टिविटी बच्चा करता रहता है, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत ही बंदर बच्चे होते हैं ये, इनको कहीं पे भी इनका ध्यान नहीं लगता, कूदते रहते हैं। जनरली जो है डोपामिन की एक्सेस ब्रेन में, डोपामिन का कुछ गड़बड़ होने से, एक्सेस होने से जो है एडीएचडी कॉज होता है। और जो पीडियाट्रिक एडीएचडी का जो है पेरेंट बच्चे को लेके आए हैं पीडियाट्रिक क्लिनिक में, इंसिस्ट कर रहे हैं रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन दैट विल कंट्रोल द चाइल्ड्स बिहेवियर, कि कोई ऐसी दवाई दे दो कि मेरा बच्चे का बिहेवियर मैं कंट्रोल कर सकूं। तो व्हाट इज द नर्सेस बेस्ट रिस्पॉन्स? ऑप्शन ए, इट मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग टू डील विद योर चाइल्ड बिहेवियर। B, have you considered any alternative to using medication? C, perhaps you are looking for an easy problem to the easy solution. D, let me teach you about the side effect of the medication. यहाँ ए करेक्ट आंसर रहेगा कि ताकि पेरेंट क्या करे, और वर्बलाइज कर सके अपने कंसर्न और बता सके। तो दिस स्टेटमेंट इज अ ओपन एंडेड, कि ओपन एंड प्रोवाइड कर रही है उनको कि बोलो भाई और बोलो। और जनरली एडीएचडी जो है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से ठीक होता है, मेडिकेशन इसमें यूज नहीं करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ए राइट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सडनली पेशेंट शोज कंप्लेन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, व्हाट विल बी द नर्सिंग प्रायोरिटी। जब भी कभी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को और फ्लश करना है कैनुला नॉर्मल सलाइन से। फ्लश क्यों करना है, क्योंकि अभी और मेडिकेशन देनी है कैनुला की पेटेंसी बरकरार रखने के लिए, कि कैनुला पेटेंट रहे, ताकि बाकी मेडिकेशन जो है, जो हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स वगैरह देने वाले हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने वाले, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह, वो हम इजीली दे पाए। तो इसलिए फ्लश विद द एनएस एंड स्टॉप द इन्फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर, बी। Next, a child is diagnosed with ADHD. What is the strategy that the nurse should teach the parent to assist in coping with the disorder? अब जो है ADHD है तो कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो देते हैं, ऐसे बच्चों को रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटजी देते हैं ताकि उनका जो है सेल्फ, जो टुवर्ड्स सेल्फ वो बूस्ट हो, ताकि वो ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेड, और उनको ये पता लगे कि आराम से गोल करने पे क्या है, कुछ रिवॉर्ड और कुछ स्टिमुलस मिलता है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा। ओरिएंट द चाइल्ड टू रियलिटी, चाइल्ड को ओरिएंट करने से कुछ नहीं होगा। सप्रेस फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इससे भी बच्चा और ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। यूज रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट नेवर टू बी यूज लाइक दिस, तो बी राइट आंसर रहेगा, रिवॉर्ड। Next, an 8-year-old child is diagnosed with oppositional defiant disorder. What behavior should the nurse identify that support this diagnosis? Oppositional defiant disorder वाले बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं। ये सारे फीचर्स जो हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के बच्चों के होते हैं। तो इसमें से कौन सा बिहेवियर आइडेंटिफाई करेगी टू सपोर्ट दिस डायग्नोस? इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड, आर्ग्यू विद अडल्ट्स, लाइज टू ऑब्टेन फेवर एंड इनिशियल फिजिकल फाइट। यहाँ सबसे कॉमन होता है कि आर्ग्यू बहुत करते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत होते हैं, तो आर्ग्यू विद अडल्ट इज द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रैक्टेड जनरली नहीं रहते हैं, झूठ भी नहीं बोलते, बस बहुत लड़ाकू टाइप के होते हैं, बहुत बहस करने वाले, बहुत बदतमीज टाइप के जो बोलते हैं ना, उस तरीके के बच्चे होते हैं कि बड़ों का नहीं सुनना है, बड़ों से उल्टा बोलना है, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में। तो बी राइट आंसर रहेगा, आर्ग्यूज विद अडल्ट्स। नेक्स्ट, अ डिलीशियस बोल रही हूँ, अ डिलीरियस क्लाइंट sees a design on the wallpaper and perceive it as an animal. How should a nurse communicate what the client perceived at the change of shift report? अब उसको क्या है, एक डिजाइन दिखाई दे रहा है और डिजाइन को वो एक एनिमल सोच रहा है, तो वो क्या है, वो है इल्यूजन। इल्यूजन में मैंने बताया था क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई होते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, जैसे रस्सी का सांप दिखना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज प्रेजेंट है, उसको हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो होता है इल्यूजन। डिल्यूजन होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ जिसको आप किसी भी तरीके की लॉजिक से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई मुझे मारने आ रहा है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मैं राजा हूं यहाँ का, ठीक है, इस तरीके का वो डिल्यूजन है। हेलुसिनेशन क्या होता है, फॉल्स सेंसरी बिलीफ, कि जहाँ पे सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, मुझे सुनाई दे रहा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, मुझे किसी चीज की स्मेल आ रही है, ये हेलुसिनेशन होते हैं, ठीक है। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, आइडिया ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई मुझे जो है मेरे बारे में बात कर रहा है, तो वो भी नहीं होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि वॉलपेपर को जो है एक एनिमल समझ रहा है, दैट इज इल्यूजन, बी। Next, what are the 4 A's for which nurse should assess the client suspected of having Alzheimer's disease? यहाँ पे 4 A's कौन से हैं? ये A होते हैं 4 A's, एमनेजिया की लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया का मतलब है लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, एग्नोजिया हो जाता है कि लॉस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, जो कॉम्प्रीहेंशन है वो नहीं कर पाता है, एंड अफेजिया जो है, अफेजिया का मतलब है लॉस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, और एग्नोजिया का मतलब है जो सेंसरी परसेप्शंस प्रेजेंट हैं, जैसे टेस्ट की सेंसेशन हो गई या फिर स्मेल हो गई, ये सारी चीजें पेशेंट को नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये चारों सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अवॉइडेंस, अलूफनेस, ये सारे होते हैं शिजोइड में। देन ये होते हैं शिजोफ्रेनिया के ऑप्शन,
एंड एग्रेसिव एम्बिवेलेंस ये होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी। तो यहाँ एमनेजिया जो है लॉस ऑफ मेमोरी हो जाते हैं, एप्रेक्सिया लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, एग्नोजिया जो सेंसरी चीज है वो नहीं होती है, अफेजिया जो कॉम्प्रीहेंशन है वो चली जाती है, ठीक है, अफेजिक हो जाता है, कॉम्प्रीहेंशन चली जाती है। तो ए राइट आंसर रहेगा, 4 इज अल्जीमियर के। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। A 15-year-old female with history of depression is rushed to emergency department after ingesting 5 tablets of maximum strength acetaminophen 45 minutes ago in a suicide attempt. The patient's vitals are stable, but she is visibly anxious and tearful. What is the following? Which of the following orders should the nurse prioritize and carry out first? अब यहाँ पे एसिटामिनोफेन की जो है पॉइजनिंग है, जो कि है पीसीएम की पॉइजनिंग हुई है, तो उसका क्या देना होगा हमें? सबसे पहले एंटीडोट। लवाज भी करेंगे लेकिन एंटीडोट जो है सबसे पहले देना होगा। एंटीडोट क्या होता है उसका? एन एसिटाइल सिस्टीन इज द एंटीडोट। तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है एंड एसिटाइल सिस्टीन ओरली, क्योंकि ओरली वो पेशेंट ले सकता है। लवाज भी परफॉर्म करेंगे लेकिन प्रायोरिटाइज करने के लिए पूछा गया है, तो सबसे पहले जिस चीज की टॉक्सिसिटी है उसका एंटीडोट देंगे, बी राइट आंसर होगा। Next, a 1-month-old infant is seen in a clinic and is diagnosed with developmental dysplasia of hip. On assessment, the nurse understands that which finding should be noted in this condition. 1 महीने का बच्चा है, ठीक है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया है। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया का मतलब है जो एसिटाबुलम होता है उसमें जो हेड ऑफ द फीमर है वो क्या है? जो हिप सॉकेट है उसमें जो हेड ऑफ द फीमर है वो ढंग से नहीं बैठता है, तो वो इधर उधर जो है वो मूवमेंट करता है, वो जॉइंट की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ठीक है। कई बार वो जॉइंट से बाहर निकल जाता है ऑन एक्स्ट्रा एडिशनल मूवमेंट, और वैसे जो है लिमिटेड मूवमेंट उस जॉइंट पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन रहेगा, इतने छोटे बच्चे में लिमिटेड रेंज ऑफ द मोशन इन अफेक्टेड हिप, कि जो अफेक्टेड हिप है वहां पे रेंज ऑफ मोशन नहीं है। कारण यही कि एसिटाबुलम जो है अपने सॉकेट में ढंग से फिट नहीं है। तो अपरेंट लेंथनिंग ऑफ द फीमर, लेंथनिंग नहीं होती, शॉर्टनिंग हो जाती है। एसिमेट्रिकल एडक्शन ऑफ द अफेक्टेड हिप when the infant is placed supine with the knees and flexed, ये हम बाद में असेस करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल एडक्शन ऑफ द हिप जो है वो करके, ये इतने छोटे बच्चों में असेस नहीं होता, ये जनरली जो है 6 मंथ ऑनवर्ड्स बच्चों में ये साइन हम असेस करते हैं। तो यहाँ पे 1 मंथ का बच्चा पूछा तो रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे रहेगा। सिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड्स, सिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड्स जो है वो नहीं होते, एसिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पे जो है छोटा जो है लेंथनिंग शॉर्टनिंग जो है एक्सट्रीमिटी की वो दिखाई देती है जो अफेक्टेड लेग होती है उसमें, तो एसिमेट्री होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और ये हम बड़े बच्चों में देखते हैं, ये होता है साइन प्रेजेंट, लेकिन इतने छोटे बच्चों में ये साइन नहीं होता। ये देखिए मैं आपको साइन समझाती हूँ। ये देखिए ये है एब्डक्शन, कि बाहर की तरफ अगर हम जो है थाई की मूवमेंट कर रहे हैं और ये जो फिंगर होती है ये इस वाले पार्ट पे रखी हुई होती है, जो सॉकेट है उस पार्ट पे। तो जब बाहर की तरफ एब्डक्शन मूवमेंट करते हैं तो क्या है, क्लिकिंग जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि दिखाता है कि जो हेड है फीमर का वो वहां से निकल गया बाहर की तरफ। इसको बोलते हैं ऑर्टोलेनी साइन, ये थोड़े बड़े बच्चों में करते हैं। और ऐसे ही जब हम अंदर की तरफ मूव करते हैं, एडक्शन, अंदर की तरफ मूव करने को क्या बोलते हैं? एडक्शन। और ये इसको क्या बोलते हैं? एब्डक्शन। तो यहाँ पे जब अडक्शन करते हैं तब भी क्लिकिंग साउंड सुनाई देते हैं। अडक्शन करने को बार्लो साइन बोलते हैं और ऑर्टोलेनी साइन बोलते हैं एब्डक्शन को। अब देखिए पीछे जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या था? एडक्शन। एडक्शन वाला साइन क्या बताया मैंने अभी? बार्लो साइन बताया। और ये कब? जब थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है तब हम ये करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी 1 महीने का बच्चा था तो उस हिसाब से ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, a client with schizophrenia is admitted to acute care psychiatric unit. Which clinical finding indicate positive sign and symptoms associated with schizophrenia? पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स का मतलब है जब वो थॉट परसेप्शन उसकी सब कुछ चली जाती है, उस टाइम पे जो सिम्टम्स आते हैं पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है हाइपर एक्टिविटी, हेलुसिनेशंस एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। हेलुसिनेशन जहाँ पे आगे वो पॉजिटिव साइन में आता है। बाकी ये सारी चीज भी प्रेजेंट होती है, विड्रॉल, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, लेकिन ये कौन से साइन है? ये नेगेटिव साइन ऑफ सिजोफ्रेनिया है।
पॉजिटिव साइन में हेलुसिनेशंस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, जहाँ सेंसरी चीजें आ जाती हैं, जहाँ पर्सन की जो सोचने समझने की सेंसेस वाली चीजें हैं वो चली जाती हैं। तो डी राइट आंसर होगा। Next, a client who experience auditory hallucination agrees to discuss alternative coping strategies with a nurse. एक पेशेंट है जिसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, मतलब उसको आवाजें सुनाई देती हैं, वो एग्री कर रहा है नर्स के साथ कि वो दूसरी अल्टरनेटिव कॉपिंग स्ट्रेटेजी सीखेगा। For the next 3 days, when the nurse attempt to focus on alternative strategies, the client get up and leaves the interaction. What is the nurse best थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स? अब जब वो सिखा रही है, तो जब वो बोलना चाहती है नई स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो पेशेंट वहां से उठ के चला जाता है। तो बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कम बैक, यू एग्रीड दैट यू वुड डिस्कस अदर वेज टू कॉप। बी, यू सीम वेरी अनकंफर्टेबल एवरी टाइम आई ब्रिंग अप अ न्यू वे टू कॉप। ये रहेगा कि वो क्या बोल रही है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हो जब भी मैं कोई नई स्ट्रेटेजी ला रही हूँ। तो ये पेशेंट को क्या करेगा और बोलने का मौका देगा कि क्या कारण ऐसा हो रहा है कि उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो बी राइट आंसर होगा। Next, the parent of an adolescent who is experiencing post-traumatic stress disorder have decided to care for their child at home. Post-traumatic stress disorder है. What is the priority intervention that the nurse, होम हेल्थ नर्स मस्ट इंक्लूड इन प्लान ऑफ केयर? देखिए, जो पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऐसे जो भी जो उससे ग्रस्त होता है, जो उससे पीड़ित होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो इमोशनली डिटैच हो जाते हैं दूसरों से थोड़े टाइम के लिए, या जब तक उनको ये फील हो रहा है। तो जो वो इमोशनल अटैचमेंट है वो किसी से नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस और ट्रॉमा दे फेस्ड। तो इसके वजह से सबसे मेन कंपोनेंट रहता है उनका इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इमोशनल वाला कॉलम देखिए, सी, कि असिस्ट करना है पेशेंट को, अंडरस्टैंड करें कि चाइल्ड जो है वो इमोशनल अटैचमेंट अवॉइड कर सकता है क्योंकि वो इमोशंस को अपने एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस चीज से पीटीएसडी में। तो ये सबसे मेन चीज रहती है इन बच्चों में। एनकरेज द चाइल्ड टू कीप एट होम, एंड बच्चे को ज्यादातर सेफ रखना इज जिम्मेवारी, नोट एट होम, तो उसको रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हेल्प द पेरेंट आइडेंटिफाई चाइल्ड प्रॉब्लम दैट कोज देम टू बी फेयरफुल, यस ये करना है, लेकिन ये धीरे धीरे करना है। ठीक है, एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। एकदम से पेरेंट्स को उसके साथ कोप करना जरूरी है, और पेरेंट्स को उसके साथ कोप करने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो इमोशनली डिटैच हो सकता है। ठीक है, discuss with the parents their feeling of ambivalence about their child is enduring, ये भी डिस्कस करना है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है कि प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछा गया होम हेल्थ की, होम केयर के लिए, तो ये होम केयर का पार्ट ये नहीं है, ये क्लिनिकल पार्ट हो सकता है कि जब पेरेंट आ रहे हैं तब पूछ रहे हैं। होम केयर के लिए बच्चे पे फोकस जरूरी है, तो सी राइट आंसर होगा। Next, a nurse speaks with a client who just experienced a panic attack. What statement is most therapeutic when addressing the client's concern? एक नर्स है जिसको एक क्लाइंट को पैनिक अटैक हुआ है, तो कौन सी थेरेप्यूटिक जो है चीज वो एड्रेस करेगी? ऑप्शन ए, आई वुड हैव बीन अपसेट टू, अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है, पेशेंट पे फोकस करना है। यू आर कंसर्न दैट दिस माइट हैपन अगेन। बी, एपिसोड्स लाइक दिस कैन बी अपसेटिंग इवन दो दे डू एंड, ये भी क्या है उसकी और ज्यादा उसको क्या कर रही है, डिप्रेस्ड कर रही है। देन योर फैमिली मस्ट हैव थॉट यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट देनी है कि आप क्या कंसर्न हो कि आपको ये दोबारा हो सकता है, तो पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, पेशेंट को कम्युनिकेट कराने के लिए। देखिए, बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आप 2-3 चीजें दिमाग में सोच के इनको आंसर करिएगा कि कहाँ हम पेशेंट की फीलिंग को वेंटिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, कहाँ ऐसा है जहाँ हमें उसे रियलिटी से ओरिएंट कराना जरूरी है। जैसे डिप्रेशन वाले केस में मैंने कल कराया था कि उसको जो उसकी पास्ट अचीवमेंट्स है वो बतानी जरूरी है। जब वो कह रहा है कि मैं तो नालायक हूँ, मैं किसी भी काम के नहीं कर सकता ये वो, तो ये चीजें सोचनी है आपको। जहाँ पे कम्युनिकेशन को बंद कर रहा है ना क्वेश्चन, और ये जहाँ पे अपनी राय दी जा रही है, उन ऑप्शंस को हटा दीजिए। तो थोड़ा सा सोचते हुए आप इन क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, a nurse in post anesthesia care unit is caring for a client who has received a general anesthesia. Which finding should the nurse report to the healthcare provider? जब भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है, पोस्ट एनेस्थेटिक पीरियड होता है, तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं? रेस्पिरेशन देखते हैं, यूरिन आउटपुट देखते हैं पेशेंट का,
और हम क्या देखते हैं, जो उसका ब्लड प्रेशर्स देखते हैं, और जो रेस्पिरेशन मैंने बोल दिया, पल्स रेट देखते हैं, ताकि हम क्या चीज असेस कर सके, हाइपोवोलेमिक शॉक असेस कर सके कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट पुशेस द एयरवे आउट, वो पुश कर देता है जब वो होश में आने लगता है। क्लाइंट है स्नोरिंग रेस्पिरेशंस, स्नोरिंग भी प्रेजेंट हो सकती है ड्यू टू द सिक्रीशंस। देन रेस्पिरेशन 16 इज नॉर्मल, शैलो होगी शुरू में जब पेशेंट उभर रहा है, तो रेस्पिरेशन कैन बी शैलो। सिस्टोलिक बीपी जो ड्रॉप कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है हाइपोवोलेमिक शॉक, इंटरनल ब्लीडिंग। तो उस चीज को जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना है, डी। नेक्स्ट, इन एब्डोमिनल सर्जरी, एलिवेट क्लाइंट रिपोर्ट्स numbness in the right leg and funny feeling in the toes. What should the nurse do first? ये जब numbness वगैरह होती है, ये क्या इंडिकेट करती है कि सर्जरी के टाइम पे क्या हो गई है, कोई नर्व डैमेज हो गई है, तो जो कि बहुत ही सीरियस इश्यू है, इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो एलिवेट द लेग्स, एलिवेट करने से कुछ नहीं होगा, फ्लूइड पिला सकते हैं, लेकिन अभी अभी सर्जरी हुई है तो अभी पेशेंट क्या होगा, एनपीओ होगा, तो नो फ्लूइड विल बी गिवन। इंस्ट्रक्ट टू रिमेन इन बेड एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये रहेगा, बेड में रखना है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रब द क्लाइंट्स लेग, रब नहीं करनी है क्योंकि क्या है, थ्रम्बस, कभी भी जो है बेड रिडन पेशेंट की, या जो बेड पे पेशेंट है, लेग्स नहीं रब करते हैं क्योंकि थ्रम्बस डिटैच होके क्या कर सकता है, एम्बोलाई कर सकता है। टेल द क्लाइंट अबाउट द डेंजर ऑफ प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट एंड एनकरेज एम्बुलेशन, एम्बुलेशन एनकरेज नहीं करना है जब तक कि रूल आउट ना कर ले, तो बी राइट आंसर रहेगा। Then a nurse inspect a 2-day-old intravenous site and identify rhythma, warmth, mild edema. The nurse report tenderness when the area is palpated. What should the nurse do first? 2 दिन पुरानी आईवी साइट है और वहाँ पे एरिदमा, वार्मथ, अडीमा, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो गई हैं, टेंडरनेस है, एरिया को जो पाल्पेट किया है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग, इरिगेट नहीं करेगी क्योंकि पहले ही जो साइन है वो ओक्लूजन के दिख रहे हैं, फ्लेबाइटिस के दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करना है इन्फ्यूजन को, स्लो भी नहीं करना, बंद ही कर देना है। एंड प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनालिसिस की बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले डिसकंटिन्यू करके कैनुला चेंज करना है, तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, what should the nurse teach a client who is taking antihypertensive to minimize orthostatic hypotension? Orthostatic hypotension कब होती है, जब हम पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि बेड पे उठने से पहले 5 मिनट बैठ के उठना है, ताकि एकदम से पोजीशनिंग की वजह से जो है बीपी ना डाउन हो, तो डी राइट आंसर होगा। Next, a client being treated for hypertension reports having a persistent hacking cough. What class of antihypertensive should the nurse identify as a possible cause of this response? Antihypertensive मिल रही है और उसको बार बार कफ आ रही है, तो कौन से एंटीहाइपरटेंसिव बार बार कफ करते हैं, एसी इनहिबिटर्स करते हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये जो है एसी इंड्यूस्ड कफ भी इसको बोलते हैं, और यही होते हैं जो कि हमारे कफ को स्टिमुलेट करते हैं, बाकी तीनों चीज जो है वो कफ को नहीं बढ़ाते हैं, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पेशेंट विद एंटीरियर मेडुला ब्रेन इंजरी हैज डीप इरेगुलर रेस्पिरेशंस विद एपिसोड ऑफ हाइपोवेंटिलेशन और एपनिया हो रहा है, तो कौन सा रेस्पिरेशन इसको बोलेंगे, जब ऐसा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं काइन-स्टोक रेस्पिरेशन। काइन-स्टोक रेस्पिरेशन में होते हैं कि रेगुलर रेस्पिरेशन एपिसोड्स होते हैं, बीच बीच में हाइपोवेंटिलेट करता है, एपनिया हो जाता है पेशेंट को, तो दिस इज, और प्लस एंटीरियर मेडुला इंजरी है तो काइन-स्टोक रेस्पिरेशन होना यहाँ पे देखा जाएगा, तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, which nursing action is most important when caring for a client after cardiac catheterization? जब भी कभी कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं तो हमेशा ये चीज याद रखना, बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कि क्या चीज देखते हैं कि डिस्टल पल्स को देखते हैं। डिस्टल पल्स को देखने का यही मतलब है कि ब्लड फ्लो जो है वो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। रेस्ट भी देना है पेशेंट को, ठीक है, रेस्ट भी देते हैं जनरली, जब तक ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो जाती, 6 से 8 घंटे रेस्ट के लिए बोलते हैं। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन हर केस में नहीं, अगर जरूरत है तो एडमिनिस्टर। असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट्स, ये तो पेशेंट्स कैसे रहते हैं, कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग पे रहते हैं, तो अलग से ईसीजी करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे रहेगा डिस्टल पल्स हमेशा चेक करनी है जब भी कभी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, सी।
A nurse prepare a client for insertion of pulmonary artery catheter. What information can be obtained from monitoring the pulmonary artery pressure? अगर हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं तो हम क्या चीज देख रहे हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी पेटेंसी एंड डी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है वो इनडायरेक्ट सिग्निफाई करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फंक्शनिंग, कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फंक्शनिंग अगर ठीक होगी तभी जो है प्रेशर मेंटेन रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो वो ब्लड को वापस से कहाँ पे फेंकेगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ फेंकेगा। तो ये डायरेक्ट मेजर नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट मेजर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग का, तो डी करेक्ट आंसर होगा। Next, injection morphine is given intrathecal during procedure for pain relief. After procedure, which of the following analgesic you will not administer? Previous year question है नॉर्सेट का कि मॉर्फिन दिया गया है और उसके बाद जो है कौन सा एनाल्जेसिक नहीं दोगे। मॉर्फिन का नेचर क्या है, ये कैसा है? ओपियोइड एनाल्जेसिक है। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक हम दोबारा नहीं देंगे, अदरवाइज क्या हो सकती है? ओपियोइड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से ओपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा है? फेंटेनिल इज ओपियोइड एनाल्जेसिक, तो मॉर्फिन के बाद ये नहीं देंगे। और अगर ये हो जाती है तो इसके एंटीडोट क्या होता है? नैलेक्सोन इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे अवॉइड करना है दूसरा ओपियोइड देना ओपियोइड के ऊपर, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a nurse is counseling the family of the child with school phobia. What should the parent be taught to? बच्चा है, स्कूल फोबिया है, स्कूल से डर लगता है, तो क्या करेंगे? अकम्पनी द चाइल्ड टू द क्लासरूम, बी रिटर्न द चाइल्ड टू स्कूल इमीडिएटली, सी इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड एज टू व्हाई स्कूल अटेंडेंस इज नेसेसरी, एंड डी अलाउ द चाइल्ड टू एंटर द क्लासरूम बिफोर अदर चिल्ड्रन। बिफोर अदर चिल्ड्रन से तो और भी डरेगा। ठीक है, बच्चे को सिखाने से कुछ नहीं होगा कि अटेंडेंस क्यों जरूरी है। अकम्पनी द चाइल्ड टू द क्लासरूम, ये अकम्पनी करेंगे तो उसको ये शो करेगा हाँ कुछ तो खतरा है कि मेरे पेरेंट्स अंदर तक ही छोड़ने आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। रिटर्न करना है बच्चे को जल्दी से जल्दी स्कूल, मतलब छुट्टी ज्यादा नहीं करानी है। जितना हम पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस देंगे उतना ही ज्यादा स्कूल फोबिया इंक्रीज होगा, तो बी राइट आंसर होगा। Next, after the nurse has completed an oral examination of healthy 2-year-old child, the parent asks when the child should first be taken to the dentist. What is the most appropriate time in the child's life for this? Option A, before starting school, B, within the next few months, C, when the first deciduous teeth are lost, and D, at the next time a family member visit the dentist. जनरली जो है बच्चों को 2 से 3 ईयर के बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जा सकते हैं जब सारे डेसिडुअस टीथ, जिनको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ, वो उग जाते हैं। तो वहाँ पे फॉर एग्जामिनेशन अगर ले जाना है तो सारे दांत आने के बाद वो होता है 2 to 3 ईयर्स। अभी बच्चा 2 साल का हो गया है तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ जो है विजिट कर सकते हैं फॉर ओरल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अ प्री एक्लेम्पशिया वुमेन बेबी इज लाइंग विद द मदर, नियोनेट इज बोर्न इन 37 वीक्स, और जो बच्चा है उसके वाइटल साइंस जो है वो लो है, टेम्परेचर, तो इंटरवेंशन क्या रहेगी? पहले भी मैंने क्वेश्चन लिया, दोबारा आपको रीओरिएंट कराने के लिए और जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखाने के लिए कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या करना है? गिव पनिशमेंट फॉर मदर फॉर नॉट केयरिंग द बेबी, सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर, प्लेस बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, कवर द बेबी एंड चेक वाइटल साइंस। अब 35 डिग्री टेम्परेचर है तो सबसे पहले बेसिक चीज से शुरू करेंगे, बेबी को कवर करेंगे अच्छे से ब्लैंकेट्स वगैरह में, और 30 मिनट्स के बाद वाइटल रीचेक करेंगे। नहीं बढ़ा है तब वार्मर वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो प्रायोरिटी पूछा गया है इंटरवेंशन, तो डी रहेगा आंसर। Next, a nurse is providing dietary instruction to the client with cardiovascular disease. Which diet selection by the client indicate need for further instruction? जब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो कैसी डाइट देते हैं? लो फैट डाइट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। होल मिल्क विद ओटमील, गार्डन सैलड विद ऑलिव ऑयल, ट्यूना फिश विद स्मॉल एप्पल, एंड सोल्यूबल फाइबर सीरियल विद स्किम मिल्क। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा फैट होल मिल्क में होता है तो ये चीज नहीं देंगे पेशेंट को, तो ये फर्दर इंस्ट्रक्शन शो करो। ओट हालांकि हाई फाइब्रस होते हैं लेकिन जो मिल्क है, जो होल मिल्क है वो कैसा है? हाई फैट इन कंटेंट है, वो पेशेंट को नहीं देना है, तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ लैक्टेटिंग मदर हैज हिस्ट्री ऑफ 4-day फीवर, वार्मनेस, टेंडरनेस एंड पेन इन लेफ्ट ब्रेस्ट।
विच मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। पेशेंट को जो है 4 दिन से फीवर है, वॉर्म है, टेंडरनेस है, पेन है ब्रेस्ट में, तो कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन ए अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग नेवर एवर शुड बी अवॉइडेड इन अ लैक्टेटिंग वुमन, तो ये नहीं रहेगा। वार्म कंप्रेस बिफोर फीडिंग, यस ये रहेगा कि फीडिंग से पहले वार्म कंप्रेस देना है ताकि थोड़ी टेंडरनेस रिड्यूस हो सके। मेडिकेशन नहीं देते हैं मिल्क रोकने के लिए, इंसिजन एंड ड्रेनेज की नौबत नहीं आती है जनरली जो है वार्म कंप्रेस से, और ये ठीक हो जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a nurse talks with the parents of toddler with strabismus about what condition this should be treated in early childhood. Why this condition should be treated? What complication should the nurse explain? Strabismus क्या होता है? जो आईज की मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में ना होकर अलग अलग, जो बोलते हैं ना हिंदी में भैंगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेबिसमस। स्ट्रेबिसमस क्या कॉज कर सकता है? कैटरैक्ट ये नहीं कॉज करता है। कैटरैक्ट क्या होता है? ओपेसिटी ऑफ द लेंस हो जाता है। ग्लूकोमा भी ये नहीं कॉज करता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स नहीं कॉज करता है स्ट्रेबिसमस। ये पार्शियल लॉस ऑफ साइट जो है कॉज कर सकता है आगे जाके, तो इसीलिए जो है इसको अर्ली ट्रीटमेंट की नीड होती है, डी। Next, 2 days after being discharged, a new mother calls the clinic stating that she is not sure if the baby is receiving breastfeed enough. What information does the nurse need to determine if the infant is being fed adequately? 2 दिन हुए हैं डिस्चार्ज हुए, फर्स्ट बेबी है माँ का, वो पूछ रही है कि मुझे नहीं पता मेरा बच्चा जो है फीड अच्छे से ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है नर्स वो डिटरमाइन करेगी कि बच्चा फीडिंग प्रॉपरली ले रहा है? ऑप्शन ए वॉइड 4 times बिफोर 2 PM, स्लीप 3.5 to 4 hours between feeding, has at least 2 or more bowel movements a day, and nurse 5 minutes on first breast and 10 minutes on other. सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग का? यूरिन आउटपुट होता है। जनरली 6 से 8 टाइम्स जो है उसको यूरिन आउटपुट कर लेना चाहिए। तो 2 बजे से पहले मतलब हाफ डे से ऊपर हो गया है, उसने 4 बार वॉइड कर दिया, इसका मतलब जो है वो फीडिंग एडिक्वेट ले रहा है, ठीक है, तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, a nurse is counseling a woman who was diagnosed with multiple gestation. Why does the nurse consider this pregnancy as high risk? मल्टीपल जेस्टेशन है, ठीक है, मल्टीपल जेस्टेशन में इसको हाई रिस्क क्यों बोलते हैं? ए पोस्टपार्टम हेमरेज इज एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन। बी पेरिनेटल मोर्टेलिटी इज 2 to 3 times greater in multiple than in single birth। ये ऑप्शन होता है। पेरिनेटल मोर्टेलिटी का क्या मतलब है? प्रेगनेंसी के टाइम में प्लस आफ्टर प्रेगनेंसी जो पोस्टपार्टम टाइम है उस टाइम पे जो मैटरनल डेथ है वो अगर हो गई है, तो ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा फिटसेस होने की वजह से क्या है, ब्लड कोएगुलोपैथीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं, प्लस जो है वो फीटल मालफॉर्मेशन भी प्रेजेंट हो सकती है। फीटल डेथ अगर हो गई है अंदर तो वो DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन मदर को कॉज कर देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो मल्टीपल फीटस होने से हो सकती हैं, तो यहाँ पे जो है बी राइट ऑप्शन रहेगा। पोस्टपार्टम हेमरेज जनरली नहीं होती है। मैटरनल मोर्टेलिटी इज हाइयर ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड में ये हाई नहीं होती है, बाद का पीरियड भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको थोड़ा सा भी बेनिफिट लगा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट। थैंक यू।